So hi everyone, hope you guys are doing very well. So आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप टू अवर चैप्टर. सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कि कंपनीज की डेफिनेशन क्या होती है. देखो, कंपनी क्या होती है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ओके. और लीगली क्रिएट होती है ये, तो इसलिए इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके अंदर एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, परपेचुअल सक्सेशन का फीचर्स होता है और कॉमन सेल भी हो सकती है. तो ये हमारे फीचर्स भी हैं और ये हमारी डेफिनेशन भी है. तो फीचर्स क्या है इसके, सबसे पहले वो देखो आप. सबसे पहला फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका मतलब है कि कंपनी आर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, कि मेंबर इससे अलग है और कंपनी मेंबर से अलग है. सेकेंड, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है कि मेंबर में कब, मेंबर में को, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर टिल इट्स लिक्विडेशन बाय द लॉ, कि जब तक बाय लॉ ये लिक्विडेट नहीं हो जाती वो कंटिन्यू चलती रहती है. थर्ड, लिमिटेड लायबिलिटी. जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लेवल तक होती है. सर लिमिटेड लेवल तक कहां तक? अगर वो बाय शेयर कैपिटल है तो अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. अगर वो बाय गारंटी है तो जितना उन्होंने वाइंडिंग अप के टाइम पे कंट्रीब्यूट करने का वादा किया था उतने अमाउंट तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी. एंड फोर्थ वन इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. जैसा कि आपको पता है जो कंपनी होती है वो बाय बर्थ नहीं बनती है, वो लीगल प्रोसेस से बनती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. और एक जो अपना कंसेप्ट है वो है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी. कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी क्या होता है पहले समझो. जैसा कि हमने फीचर्स में पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी मेंबर से सेपरेट होती है, तो उसी कंसेप्ट के बेस पे बना हुआ है हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी. इसका मतलब क्या है? कंपनीज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर ऑफ द कंपनी, कि जो कंपनी है वो मेंबर से अलग मानी जाती है. अगर मेंबर कोई भी एक्ट करेंगे तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी, और कंपनी कोई भी एक्ट करेगी तो उसके लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाएंगे. बट देयर आर फ्यू केसेस जहां पे मेंबर्स को कंपनी का ही हिस्सा मान लिया जाता है. मतलब ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना वो अवॉइड कर दी जाती है, लिफ्ट अप कर दी जाती है, और कंपनी और मेंबर को एक मान लिया जाता है. पहला केस कौन सा है? इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. कॉर्पोरेट वेल क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी. लिफ्ट अप मतलब उसको हटाना, कि कब सेपरेट लीगल एंटिटी को हटा दिया जाएगा. सबसे पहला, टू डिटरमाइन द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. अगर मुझे ये जानना है कि एक्चुअल में कंपनी का कैरेक्टर क्या है. कई कंपनी एनिमी कंट्री तो नहीं है. जैसे कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स कौन है? कंट्री एट वॉर के सिटीजन्स हैं. जिस कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा है उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं 100%. और एज वी ऑल नो, ड्यूरिंग द वॉर टाइम अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ट्रेडिंग विद एनिमी माना जाएगा. अगर वॉर के दौरान इस कंपनी के 100% शेयर होल्डर्स वॉर कंट्री के सिटीजन्स निकले तो ये भी हमारी एनिमी कंपनी मानी जाएगी. तो वो चीज देखने के लिए जो वेल है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी, वो लिफ्ट अप कर दी जाएगी और देख लिया जाएगा कि एक्चुअल में कंपनी के बिहाइंड उसके शेयर होल्डर्स कौन है. सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्सेस. अगर मान लो कोई कंपनी बनी है जस्ट टू प्रोटेक्ट द टैक्सेस, मतलब टैक्स चोरी करने के लिए या फिर अपनी इनकम चोरी करने के लिए कंपनी को बनाया गया है, तो भी उसको हम लिफ्ट अप कर सकते हैं. थर्ड वन इज टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन. लेट्स से कोई लीगल ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर आने वाली है, लेट्स से बोनस की, पीएफ की ऑब्लिगेशन आने वाली है, बट सॉल्यूशन इसका ये है कि अगर हम कंपनी को स्प्लिट कर लेंगे तो लीगल ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर नहीं आएगी. और व्हाट द मेंबर डू, कि उन्होंने कंपनी को स्प्लिट कर लिया ताकि वो लीगल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर ना आए. हालांकि मेंबर तो एक ही है ना, उसने दो कंपनी बना दी वो लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए. तो लोग कहता है हम आपकी सेपरेट पर्सनैलिटी को अवॉइड करके देख लेंगे कि एक्चुअल में इन दो कंपनी के पीछे कौन बंदे बैठे हुए हैं. फिर फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट. लेट्स से किसी कंपनी को कोई काम करने से, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रोहिबिट किया गया है. ओके, अब वो कंपनी खुद वो काम नहीं कर रही, उसने एक सब्सिडरी एस्टेब्लिश कर ली और उसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाह रही है. तो लोग कहता है कि मैंने उस कंपनी के ऊपर लगाई है. अगर वो कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी के साथ मिलकर वो प्रोहिबिटेड कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है तो हम वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी अवॉइड कर देंगे और देख लेंगे एक्चुअली में वो पर्सन है कौन जिसके ऊपर हमने प्रोहिबिशन लगाई थी. एंड देन कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट. अगर जो हमारी कंपनी है वो फ्रॉड करने के लिए या फिर मिसकंडक्ट करने के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या बोला मैंने, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है, तो भी हम उसको लिफ्ट अप कर सकते हैं. गॉट इट? उसके बाद क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर द एक्ट,
कितनी क्लासेस ऑफ कंपनी वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के अकॉर्डिंग कितने टाइप ऑफ कंपनी है। सबसे पहला लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है कि जितना भी हमारा अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उतनी अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ होते हैं। सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का मतलब क्या है कि जितना भी गारंटेड अमाउंट है, जितना भी अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड उन्होंने एग्री किया हुआ है, वहां तक सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। देन अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब कि मेंबर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती है, और जैसे ही मेंबर सीज हो गया, जैसे ही मेंबर चला गया, उसी डेट से उसकी फ्यूचर एक्ट के लिए, क्या बोला मैंने, फ्यूचर एक्ट के लिए, पास्ट एक्ट के लिए तो रहेगी, फ्यूचर एक्ट के लिए लायबिलिटी सीज हो जाएगी। ओके, अब सेकंड हमारा जो केस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी होती है। सबसे पहले ओपीसी। अब इसका ना एक क्वेश्चन भी आया हुआ है एमटीपी 2 में, जून 2024 में, एज इट इज। ओके, तो आपको ऐसा कैसे याद करना है ये ओपीसी के ऊपर शॉर्ट नोट हमें लिखना है। जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, ये एक पर्सन इसमें मेंबर होता है और एक पर्सन इसमें नॉमिनी होता है। वन पर्सन इज मेंबर एंड वन पर्सन इज नॉमिनी। एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब मेंबर बनने के लिए या फिर नॉमिनी बनने के लिए किसको एलिजिबल होना पड़ेगा। ये एलिजिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहला क्या है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। सेकंड, वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और थर्ड, चाहे वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो चाहे वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बट पिछले साल वो इंडिया में 120 दिन से ज्यादा रहना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी पर्सन को नॉमिनी बनना है या मेंबर बनना है तो 3 या 4 एलिजिबिलिटी के, जैसे नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो चाहे आरआई हो चाहे आरआई ना भी हो, और इंडिया में उसने एटलीस्ट 120 डेज का स्टे किया हो। ओके, अब अगर एक पर्सन किसी एक ओपीसी में मेंबर बन गया है तो किसी दूसरी ओपीसी में वो मेंबर नहीं बन सकता, और अगर एक पर्सन एक ओपीसी में नॉमिनी बन गया है तो किसी और ओपीसी में वो नॉमिनी नहीं बन सकता, हालांकि वो मेंबर बन सकता है। ओके, उसके बाद प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी वो जो अपने शेयर ट्रांसफर करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं इसके, 200। बट 200 के अंदर क्या कंडीशंस है, कौन बंदे आएंगे कौन बंदे नहीं आएंगे। सबसे पहला, अगर कोई जॉइंट होल्डर है तो उसको एक माना जाएगा। सेकंड, जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट जो कंपनी के पास्ट एम्प्लॉयज थे, पर्सन हु फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट बीइंग मेंबर, जो पहले एम्प्लॉय थे फिर वो मेंबर बने और फिर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, बट स्टिल वो क्या है, मेंबर है, तो उसको बोलते हैं एक्स एम्प्लॉय। मैंने क्या बोला, पहले वो एम्प्लॉय थे फिर वो मेंबर बने और अब उन्होंने मेंबरशिप होल्ड करके बट एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है, तो उसको बोलेंगे एक्स एम्प्लॉय, वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद स्मॉल कंपनी क्या होती है। स्मॉल कंपनी वो प्राइवेट कंपनी होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम होती है और टर्नओवर 40 करोड़ से कम होती है, और दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि चाहे कोई भी टर्नओवर हो, कितनी भी पीएससी हो, बट इन कंपनीज को तो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। सबसे पहला क्या, कोई होल्डिंग कंपनी किसी की सब्सिडरी कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, या फिर कोई ऐसी कंपनी है या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई है, तो वो भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। ओके, पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, आर कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। ओके, और उसकी जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफर भी हो सकते हैं। मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 7, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। और ध्यान रखना, सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, अगर कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, वो क्या मानी जाएगी, पब्लिक मानी जाएगी। अब कंट्रोल के हिसाब से कितने टाइप ऑफ कंपनी, पहला होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, जिसने किसी और कंपनी में होल्ड कर रखा हो और वो दूसरी कंपनी के रिगार्डिंग होल्डिंग हो, मतलब कोई दूसरी कंपनी उसकी क्या हो, सब्सिडरी हो। अब सब्सिडरी कंपनी किसको बोलते हैं, जहां पे होल्डिंग कंपनी ने या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन होल्ड कर रखा हो, या फिर मोर देन हाफ पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर वोटिंग पावर होल्ड करके मोर देन हाफ, 50% से ज्यादा, या तो खुद या अपने किसी सब्सिडरी या सब्सिडरीज के साथ मिलके होल्ड कर रखा हो। जैसे अब ए ने बी में 51% होल्ड कर रखा था तो बी सब्सिडरी हुई। अब ए और सी सब्सिडरी थी पहले, ए की सब्सिडरी सी थी पहले, अब ए ने कोई होल्ड नहीं कर रखा बी में, बट सी ने 55% होल्ड कर रखा है, तो मैंने कुछ नहीं होल्ड किया, बट मेरी सब्सिडरी ने किसी और कंपनी में 50% से ज्यादा होल्ड किया हुआ है, तो वो मेरी भी सब्सिडरी मानी जाएगी। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ओके,
एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी वो जिसमें एक कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, उसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। अब सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? जहां पे 20% से ज्यादा वोटिंग पावर में इंटरेस्ट होता है या पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस डिसीजंस में इंटरेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। आफ्टर दैट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, दो तरह की कंपनीज होती है, पहले लिस्टेड कंपनी और दूसरी हमारी अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी कौन सी? जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, और अनलिस्टेड कौन सी? जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है। फॉरेन कंपनी कौन? फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इंकॉर्पोरेट हुई है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे फिजिकली, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे खुद या चाहे किसी एजेंट के द्वारा, कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी, और वो किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है। अब वो सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है वो देखिए आप। सबसे पहले जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए बनी होती है आर कॉल्ड एज सेक्शन 8 कंपनी, और जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज कर देती है, वो डिविडेंड नहीं बांटते हैं। डिविडेंड बांटना सेक्शन 8 कंपनी में प्रोहिबिटेड माना जाता है। ओके, और सीजी के पास पावर है कि वो लाइसेंस को इशू भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि कंपनी ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर रही है तो उसका लाइसेंस भी वो रिवोक कर सकते हैं। पनिशमेंट कितनी इंपोज करेंगे? कंपनी के ऊपर 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक, और ऑफिसर के ऊपर 25,000 से लेके 25 लाख रुपीस तक। ओके, और विलफुली प्रूव हुआ कि जानबूझ के उन्होंने ये किया है तो 447 में लायबिलिटी उसकी आ जाएगी। अब कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको सेक्शन 8 कंपनी में याद रखने हैं। सबसे पहला क्या कि जनरली जो कंपनीज होती है 21 डेज के नोटिस देखिए, 21 डेज का नोटिस देखिए मीटिंग कंडक्ट करवाती है। ओके, 21 डेज का नोटिस देके मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं, बट सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज का नोटिस देंगे तो भी वैलिड माना जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, और नॉमिनेशन, रेमुनरेशन और शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, और पारदर्शी फर्म सेक्शन 8 का हिस्सा बन सकती है। उसके बाद होता है हमारा डोरमेट कंपनी। बिल्कुल आसान है, रीड कर लेना सर। डोरमेट कंपनी क्या होती है? जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इंकॉर्पोरेट हुई है बट अभी तक उसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कंडक्ट नहीं करी है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है? इन चारों को छोड़ के, इन 4 चीजों को छोड़ के सारे की सारी क्या मानी जाएंगी? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। जैसे पेमेंट ऑफ फीस हो गया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो गया, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस हो गया, या एनी अदर, इनको छोड़ के सारी की सारी क्या मानी जाएगी? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। निधि कंपनी कौन सी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, दैट वर कॉल्ड एज निधि कंपनी। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप होते हैं, जो म्यूचुअल सोसाइटी की नीड को कैटर करने के लिए बने होते हैं, आर कॉल्ड एज निधि कंपनी। ओके, एंड आफ्टर दैट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एलआईसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, ओके, यूटीआई हो गया, सब क्या होते हैं? ये सब हमारे होते हैं पीएफआई, और पीएफआई होने के लिए उसको गवर्नमेंट कंपनी होना जरूरी है। ओके, तो प्रमोटर की डेफिनेशन जो हमने याद करी वो क्या है? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस पे हो, और जो कंट्रोल्स ऑफ अफेयर्स कर रहा हो, जिसके डायरेक्शन पे पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करे, ये होते हमारे प्रमोटर। ओके, अगर जैसे कोई सीएस है, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी पे अपॉइंट हो रखा है कि उसको कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है, तो उसको कभी भी हम प्रमोटर नहीं बोलेंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी किस तरह से फॉर्मेट हो सकती है? 3 तरह की कंपनी की बात करी गई है यहाँ पे। पहला हमारा पब्लिक कंपनी, दूसरा हमारा प्राइवेट कंपनी, तीसरा हमारा ओपीसी। पब्लिक कंपनी होने के लिए कम से कम 7 या उससे ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए, 7 और मोर मेंबर्स, एंड प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और मोर मेंबर्स, एंड ओपीसी के लिए ओनली 1 मेंबर एंड 1 नॉमिनी। आफ्टर दैट इंकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, अगर हमें कंपनी को इंकॉर्पोरेट करना है तो व्हाट आर द प्रोसीजर वी नीड टू फुलफिल? फर्स्ट इज दैट वी शुड फाइल द डॉक्यूमेंट्स टू द आरओसी। हमें आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे सर, जैसे एमओए हो गया, एओए हो गया, और 2 डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी सर। डिक्लेरेशन कौन सी? एक डिक्लेरेशन देगा सब्सक्राइबर और एक देगा प्रोफेशनल। क्या डिक्लेरेशन देंगे वो? कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है इस एक्ट की वो हमने सारी की सारी कंप्लाई कर ली है, और कभी भी प्रमोटर्स को, कंपनी को डिफॉल्टेड डिक्लेयर नहीं किया गया है। एड्रेस डालना है और सब्सक्राइबर का नाम डालना है कि कौन ऐसे पर्सन है जो कंपनी तुरंत इंकॉर्पोरेट होते ही, कंपनी तुरंत इंकॉर्पोरेट होते ही वो शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन वो इशू कर देंगे, उससे नंबर नोट कर देंगे। ओके, अब कभी फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी या तो पोस्ट इंकॉर्पोरेशन या फिर प्री इंकॉर्पोरेशन। ओके, अगर पोस्ट इंकॉर्पोरेशन ऐसा हुआ कि कंपनी बाय फुट इंकॉर्पोरेट होगी, बाद में पता चला कि फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, तो आरओसी स्कोर 447 की लायबिलिटी इंपोज कर सकती है। और एट द टाइम ऑफ इंकॉर्पोरेशन ही पता चल गया
तो कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस है वो सीज कर दी जाएगी और जो पर्सन एप्लीकेशन डाल रही है उनके ऊपर 447 की पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ट्राइब्यूनल या आरओसी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं? पहला, मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। सर कैसे? मान लो कि डायरेक्टर है, फ्रॉड में इंक्लूड है वो, तो डायरेक्टर को रिमूव करके कोई और मैनेजमेंट अपॉइंट करके ऐसा कुछ ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। मेंबर की लायबिलिटी जो लिमिटेड थी उसको क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? अनलिमिटेड। और नाम को रिमूव भी कर सकते हैं और वाइंडिंग अप भी करवा सकते हैं। बट कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी जरूरी है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किए हुए हैं पहले उनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, और इनकॉर्पोरेट करने का फॉर्म कौन सा है? 5+। करेक्ट। उसके बाद इफेक्ट रजिस्ट्रेशन, अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंपनी के पास क्या क्या पावर आ जाएंगे? सबसे पहले टू शूड एंड बीइंग शूड, कि वो शू भी कर सकते और शू भी वो हो सकती है। पावर टू एक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकती है और एक्वायर भी कर सकती है। एंड टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एक नॉर्मल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, जो भी एक नॉर्मल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी एंटर कर सकती है, और कुछ अदर एक्ट जो कि बताए गए हैं उसमें वो एंटर कर सकती है। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, कितने तरह की हमारी कैपिटल होती है? सबसे पहला नॉमिनल कैपिटल जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। सेकंड इशूड कैपिटल, जो हमने इशूड की है पब्लिक को, उसमें से जितने सब्सक्राइब कर ली उन्होंने उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब में से टोटल अमाउंट में से कितनी मैंने कॉल्ड अप करी है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। एंड देन पेड अप कैपिटल, जितनी उन्होंने पेड कर दी है। ओके, उसके बाद शेयर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज शेयर्स। बट दो तरह के हमारे शेयर्स होते हैं, पहला हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड हमारा प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन से होते हैं? जो हमारे ऐसे शेयर्स जिनको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता टुवर्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उनको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कि ओनर्स माने जाते हैं कंपनी के। दो तरह के इक्विटी शेयर्स होते हैं, पहला यूनिफॉर्म राइट एंड दूसरा डिफरेंशियल राइट। यूनिफॉर्म राइट वो कि जिस पर्सन के पास जितने भी शेयर्स है उतना वोटिंग राइट उसको मिल जाएगा। अब डिफरेंशियल राइट कौन सा? अगर मान लो ऐसा कुछ है कि एक शेयर लेने पे 4 वोटिंग राइट उसको मिलेंगे, एक शेयर लेने पे 4 वोटिंग राइट उसको मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल राइट। अब प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है? जिसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में या रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड में प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब सबसे पहले इन लोगों को दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। अब उसके बाद हमारा टॉपिक है व्हाट इज एमओए। एमओए क्या होता है? दिस इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, जो कि स्कोप बताता है, कंपनी की पावर बताता है। अब कंपनी को एमओए रजिस्टर करवाना पड़ता है आरओसी के अंदर, बट ऑब्जेक्ट क्या है उसके? क्यों रजिस्टर करवाना है? सबसे पहला ऑब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, हमें आरओसी को बताना पड़ेगा कि किन नेचर ऑफ बिजनेस को करने के लिए हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। दूसरा, अगर रजिस्टर हमने करवा दिया तो जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको पता चल जाएगा उनकी पावर्स क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है, और शेयर होल्डर को भी पता चल जाएगा कि उनका पैसा कहां यूज होने वाला है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए इज मैंडेटरी। कंटेंट ऑफ एमओए, एमओए के अंदर क्या कंटेंट आएगा? सबसे पहले नेम क्लोज, नाम आएगा कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कहां पे एड्रेस है, ऑब्जेक्ट क्लोज, पर्पस क्या है, किस कंपनी किस पर्पस के लिए कंपनी बनी है, लायबिलिटी क्लोज, लायबिलिटी क्लोज क्या होता है कि कंपनी की लायबिलिटी कहां तक है, बाय शेयर है बाय गारंटी है। बाय शेयर है तो मैंने आपको बताया भी पिछली वीडियो में कि अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड वैल्यू तक उसकी लायबिलिटी रहती है, और गारंटी है तो वाइंडिंग अप पे जितना उसने अमाउंट एग्रीड किया है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए वो लायबल हो जाएंगे। ओके, अब वाइंडिंग अप के टाइम पे कहां कहां वो कंट्रीब्यूट करेंगे? एसेट ऑफ द कंपनी में, जो कंपनी की लिक्विडेशन कॉस्ट है उसमें, या फिर कोई और कंट्रीब्यूट इज फेल टू पे हो गया तो उसके राइट को एडजस्ट करने में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अब एक मेंबर कब तक लायबल रहेगा? सर जब तक वो सीज नहीं हो जाता। क्या वो सीज होने के बाद भी लायबल रहेगा? अप टू 1 ईयर वो लायबल रहेगा, मतलब सीज होने के अगले 1 साल तक वो लायबल रहेगा उन लायबिलिटीज के लिए जो उसके सीज होने से पहले अराइज हुई है। लायबल टू कंट्रीब्यूट व्हाइल ही इज अ मेंबर एंड विद इन 1 ईयर आफ्टर ही सीज टू बी मेंबर। जब तक वो मेंबर है जब तक तो वो कंट्रीब्यूट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट जाने के बाद 1 साल तक वो कंट्रीब्यूट करेगा उस लायबिलिटी के लिए, उस लायबिलिटी के लिए जो सेसेशन की डेट से पहले राइज हुई है। कैपिटल क्लोज आ जाएगा एंड देन एसोसिएशन क्लोज, मतलब कोई नॉमिनी वगैरह डालना तो हम इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे कंटेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज
डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब होता है? बियॉन्ड द पावर। कि अगर ऐसे कोई कंपनी ने काम किए जो बियॉन्ड द पावर है, जो उसके एमओए में रजिस्टर्ड नहीं किए हुए हैं, वो सब के सब क्या माने जाएंगे? अल्ट्रा वायर्स। और ऐसे काम करने के कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड माना जाएगा। बट अल्ट्रा वायर्स एक्ट के इफेक्ट क्या होंगे? अगर एक बार एक्ट अल्ट्रा वायर्स हो गया तो वो हमेशा वॉइड माना जाएगा और कभी भी वो रेटिफाई नहीं हो सकता। और अगर वो आर्टिकल से अल्ट्रा वायर्स है तो वो रेटिफाई हो सकता है। आफ्टर दैट अगर कोई एक्ट हमारा ऐसा है जो अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स है बट इंट्रा वायरस टू कंपनी है, मतलब कंपनी की पावर के अंदर है, डायरेक्टर की पावर के बाहर है, तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको रेटिफाई कर सकते हैं। आपको याद करना है जरूर से जरूर। ओके, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटेन्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। की कंपनी के इंटरनल अफेयर्स कैसे हैं, किस तरह से वो मैनेज होगी, वो सारे के सारे एओए के अंदर आते हैं। इस सिर्फ एओए में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो एंट्रेंचमेंट। जो एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग मोर डिफिकल्ट। अगर मुझे कोई आसान चीज को ज्यादा डिफिकल्ट बनाना है तो मैं उसको एंट्रेंचमेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं उसको? एंट्रेंचमेंट। टू प्रोटेक्ट समथिंग। ओके, मेक द कंडीशन मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल। कि जो कंडीशन आरओसी ने बता रखी है, जो कंडीशंस आरओसी ने बता रखी है, उसके मुश्किल कंडीशंस में डालना चाह रहा हूं तो एओए में मैं एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन कर सकता हूं। अब मैनर क्या है? किस तरह से मुझे एंट्रेंचमेंट डालना पड़ेगा? पहला, ऑन द फॉर्मेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन। ऑन द फॉर्मेशन में कैसे डाल सकता हूं? बस आर्टिकल में डालना है और वो इंकॉर्पोरेट हो जाएगा। बट अगर मान लो जब इंकॉर्पोरेशन हुआ था तो एंट्रेंचमेंट मैंने नहीं डाला था, बट आफ्टर फॉर्मेशन में एंट्रेंचमेंट डालना चाह रहा हूं, तो पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करके भी डाल सकता हूं, और प्राइवेट कंपनी है तो यूनानिमस कंसेंट पास करके मैं एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल सकता हूं। अब डिफरेंस क्या है एमओए में और एओए में? पहला, ऑब्जेक्टिव। एमओए के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कि वो पावर बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है। एओए के क्या है? कि वो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। रिलेशनशिप, एमओए के रिलेशन किसके साथ होता है? आउटसाइडर के साथ, और एओए का मेंबर के साथ, कि इंटरनल होता है ना, इसीलिए। अल्टरेशन, एमओए इजीली अल्टर नहीं हो सकता बट एओए इजीली अल्टर हो सकता है। अल्ट्रा वायरस एक्ट, अगर एमओए ने कोई एक्ट हमारा अल्ट्रा वायरस कर दिया तो वो हमेशा अल्ट्रा वायरस रहेगा, बट आर्टिकल से अल्ट्रा वायरस हुआ है तो वो रेक्टिफाई हो सकता है। ओके, अब डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है कि एक बार अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड हो गए तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, और जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है ये माना जाएगा कि उसको उन इंफॉर्मेशन की नॉलेज है, डीम्ड नॉलेज मानी जाएगी। और ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द आउटसाइडर। क्या बोला मैंने? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द आउटसाइडर, क्योंकि इसका मानना ये होता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करते हैं उन्होंने हर चीज की नॉलेज होगी। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कि इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? कि हाउ द आउटसाइडर नो द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, की कैसे बाहर वालों को कंपनी के इंटरनल अफेयर का पता होगा। उसके इंटरनल अफेयर्स का पता बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, और इंडोर मैनेजमेंट में आउटसाइडर को प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द इनसाइडर। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है? कि इंडोर मैनेजमेंट कब एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब जैसे इंडोर मैनेजमेंट कौन लायबल होता है? कंपनी लायबल मानी जाती है। बट अगर ये तीन केसेस हो तो बाहर वाले ही लायबल माने जाएंगे। पहले, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, कि सामने वाले पर्सन को इरेगुलरिटी का पता था। क्या बोला मैंने? इरेगुलरिटी का पता था और फिर भी उसने हमारे साथ डील किया, तो बाहर वाले की गलती मानी जाएगी, कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब उसको डाउट था कि ये चीज गलत हो सकती है बट उसने प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करी, तो भी बाहर वाला ही लायबल माना जाएगा। एंड देन फोर्जरी, फोर्जरी के केस में एक एक्सेप्शन केस है कि जो भी पर्सन डिफॉल्ट में माना जाएगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा और कोई उसके अलावा लायबल नहीं होगा। तो ये थी हमारे एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो दिस इज अवर लास्ट चैप्टर ऑफ अवर बिजनेस लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट। पूरा कोर्स मैंने अपने अलग प्लेलिस्ट पर अपलोड कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो। देखो, लॉ है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जितना आप रिपीट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर क्वेश्चंस भी काफी सारे पड़े हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं चैप्टर वाइज। ओके, सो ये था अपना कंपनीज एक्ट। इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप बेशक विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे मैसेज टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ओके, सो बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।